हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियम दुबे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। हम फलनों के संयोजन को पढ़ेंगे और समझेंगे और हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन को भी समझेंगे। ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण टॉपिक ये नहीं है, ठीक। लेकिन तभी भी मैथमेटिक्स है, लॉजिक बनाना चाहिए, तो इसको लॉजिक को अपने दिमाग में फिक्स करने के लिए ये सबसे लॉजिकल चैप्टर यही है। लेकिन मैं इसको बहुत सरल से आपको समझा सकता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फलनों का संयोजन, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक कोर कॉन्सेप्ट डेवलप करवाते चलता हूँ। मेरा हमेशा से एक ही मुद्दा होता है कि टॉपिक को जीरो से हीरो तक लेकर जाना, ठीक। तो सबसे पहले मैं फलन बता देता हूँ, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, फलनों का संयोजन करेंगे, ठीक। तो फलनों के संयोजन को करने से के लिए हमें सबसे पहले एक दिमाग में मैप बनाना पड़ेगा। वो मैप कैसा होना चाहिए कि कैसे कैसे बन रहा है, तब तो हम मैथमेटिक्स लगा लेंगे। तो मैप बनाना स्टार्ट कीजिए। आप अपने दिमाग में 3 गोला सोचेंगे। क्या सोचेंगे? 3 गोला। आप अपने दिमाग में 3 गोला सोचेंगे, ठीक। अब ये 3 गोला में ए बी, पहले गोला में ABC D E F, ठीक, ये भर लो। 2 गोले में ऐसे भर दो, ठीक। मैं ये बता रहा हूँ कि इसे बोलोगे समुच्चय ए और इसे बोलोगे समुच्चय बी, ठीक। समुच्चय ए और समुच्चय बी, ठीक। अब इसमें हमें फलन अगर परिभाषित करना है तो उसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसके एक अवयव में जिसके एक समुच्चय के अवयव का पूर्ण रूप से प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय के अवयव में विद्यमान हो तथा समुच्चय ए के एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान हो, अर्थात एक अवयव का 2 प्रतिबिंब बी में न विद्यमान हो, ठीक। तो देखिए, जैसे कि ये पूरा मैंने लाइन बोल दिया, लेकिन इसको समझना चाहिए कि समुच्चय ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान हो, तो यानी सभी से तीर निकलना चाहिए, सभी से तीर निकलना चाहिए। अब कहोगे तीर कहाँ निकाला? मैंने कहा सभी से, देखो मैंने तीर निकाल दिया, ठीक। और समुच्चय ए के एक अवयव का 2 प्रतिबिंब न विद्यमान हो, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ऐसे बन जाए तो ये नहीं हो सकता है फलन, क्योंकि एक अवयव से 2 तीर निकल जाए, माने एक जगह से 2 तीर नहीं निकलना चाहिए, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, ये फलन नहीं होगा, ये संबंध हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन अगर है तो ये फलन एफ हमने परिभाषित कर दिया, हमने फलन एफ एक्स परिभाषित कर दिया, ठीक। ए से बी में हमने फलन एफ एक्स परिभाषित कर दिया। अब तुमको मैं फलन में बताता हूँ होता क्या क्या है कि फलन में तुम्हारा क्रमित युग्म होता है, क्रमित युग्म होता है। फलन में हमारा क्या होता है? क्रमित युग्म होता है। फलन में हमारा क्रमित युग्म होता है, फलन में हमारा क्रमित युग्म होता है। वास्तव में कार्तीय गुणन से हमें क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं, कार्तीय गुणन से हमें क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं और क्रमित युग्म x, y के रूप में होते हैं। तो अगर तुमको क्लास 11th और 12th में x और y फंक्शन वाले चैप्टर में दिख रहा है तो जान जाना x को हम कहते हैं प्रांत, x को कहते हैं डोमेन, x को हम कहते हैं प्रांत, x को कहते हैं डोमेन और y को कहते हैं रेंज, माने y को कहते हैं परिसर, y को कहते हैं परिसर, ठीक। इतनी क्लियर रखना, यानी x के मान को डोमेन, प्रांत और y के मान को परिसर, रेंज कहते हैं, ठीक। इतना बात अगर याद रखोगे और इन्हीं के युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक। इतना याद रखना चाहिए। अर्थात समुच्चय ए, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट जोड़ो, जहाँ से तीर निकलता है उसे प्रांत कहते हैं। तो देखो तीर कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है, तो इन सभी को हम x कहेंगे यानी प्रांत कहेंगे, और जिस पर तीर लगता है उसे हम परिसर कहते हैं यानी y कहते हैं, ठीक। इतना लॉजिक क्लियर, ठीक। तो यानी प्रांत और परिसर तुमने जान लिया कि तीर जहाँ से निकल रहा है वो प्रांत होता है, ठीक, और जिस पर जाकर लगता है वो परिसर होता है। प्रांत को x से प्रदर्शित करते हैं और परिसर को y से प्रदर्शित करते हैं। इतना लॉजिक अगर क्लियर है तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि फलन वास्तव में एक मशीन होती है। अब ये लॉजिक बहुत खतरनाक होता है, किताब में नहीं दिया होता है, लेकिन ये लॉजिक इतना महारत हासिल है कि इस लॉजिक के दम पे मैं किसी भी छात्र को समझा सकता हूँ। वो वास्तव में फलन एक मशीन है, वास्तव में फलन एक मशीन है जिसमें प्रांत को डालते हैं, प्रांत को डालते हैं तो परिसर मिलता है, परिसर मिलता है। मतलब कि तुम x के मान को डालोगे तुमको y का मान मिलेगा, ठीक। तो याद रखना, जिसको हम डालते हैं यानी प्रांत हमेशा जो f लिखा होता है यानी ब्रैकेट के अंदर में अगर लिखा है, जैसे ब्रैकेट के अंदर में फलन f है और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी लिखा है, तो ये हमारा जो होता है वो प्रांत होता है, यानी ये x क्या है? प्रांत है। 1 डालोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा, a डालोगे तो a आएगा, ठीक। तो याद रखना कि अगर तुम्हारा ब्रैकेट बना है, फलन f परिभाषित है, मैंने बोला g है और यहाँ पर a है, तो मैंने पूछा प्रांत कहाँ है, तो प्रांत ये a है,
ठीक, उसी प्रकार से यदि मैंने बोला जी है और उसके अंदर fx परिभाषित है तो मैंने पूछा प्रांत क्या है, तो तुम बोलोगे fx फलन ही यहाँ पर प्रांत है। ठीक, तो याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर में जो भी लिखा होता है, यानी उसके आगे कुछ भी लिखा हो और उसके अंदर ब्रैकेट में कुछ लिखा हो, तो ये प्रांत होता है। ये क्या होता है? प्रांत होता है। और यही तुमको मुद्दा समझ में आना चाहिए, तभी तुम इस चैप्टर को समझ पाओगे कि वास्तव में फलन एक मशीन है जिसमें x का मान डालते हैं, y का मान मिलता है। यानी अगर मैं मशीन में गन्ना डालूंगा तो गन्ना का रस मिलेगा। ठीक, यहाँ से गन्ना डालो, यहाँ से रस मिलेगा। जितना ज़्यादा गन्ना डालोगे उतना ज़्यादा रस मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा हम x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमें y का मान बढ़ते हुए भी मिल सकता है, y का मान x के बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमारी फंक्शन हमारी मशीन पे डिपेंड करती है। तो बस यही समझो कि x के अंदर प्रांत है, x के ये fx फलन है और fx फलन में x जो है प्रांत है और y जो है परिसर है। माने x का मान डालोगे y का मान मिलेगा। यानी कि जिससे अब ये तो इससे समझ लिए। अब यहाँ से समझ रहे हो कि जहाँ से तीर निकलता है उसे प्रांत कहते हैं और जिस पर जाकर लगता है परिसर कहते हैं। अब मैं तुमको मैथमेटिकल समझा देता हूं कि वास्तव में ये जो होता है प्रतिबिंब होता है, ये जो होता है प्रतिबिंब होता है। तो जिसका प्रतिबिंब विद्यमान होता है उसे प्रांत कहते हैं। तथा जिसका पूर्व प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पर है तो ये प्रतिबिंब है, ये तीर बताता है प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब विद्यमान है तो इसे प्रांत कहोगे। इसे क्या कहोगे? प्रांत। तो जिसका प्रतिबिंब विद्यमान होता है उसे प्रांत कहते हैं तथा जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता है उसे परिसर कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? मैं केवल यही तुमको दिमाग कनेक्ट करवा रहा हूँ। तो आप पूछेंगे कि भाई ये तो बेसिक चीज़ें हैं, यही तो मैथमेटिक्स है। अब देखो इसी को हम क्या करेंगे? लॉजिक से जोड़ेंगे। ठीक, अब देखो समुच्चय ए के अवयव को ले लिया, समुच्चय बी के अवयव को ले लिया और एक दो सेट को ले लो और दो सेट में तुम फंक्शन को परिभाषित कर दो। तो दो सेट को लिया और दो सेट में मैंने fx फलन को परिभाषित कर दिया। अब इस fx फलन का जो मान आया है उसी को तुम तीसरे सेट का प्रांत बना दो। उसी को तुम तीसरे सेट का क्या बना दो? प्रांत बना दो। समझो मेरी बात कि दो सेट ले लो और दो सेट के अवयव को आपस में फलन परिभाषित कर दो। फलन परिभाषित कर दिया। अब जो फलन हमको मिला है उसे किसी तीसरे सेट का प्रांत बना दें। मैंने दो समुच्चय लिया और दो समुच्चय के अवयव को आपस में जोड़ के मैंने फलन परिभाषित कर दिया और उसी फलन को किसी तीसरे सेट का प्रांत बना दिया। किसी तीसरे सेट का प्रांत बना दिया। ठीक, तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे प्रांत मिल गया ना, तो प्रांत हमेशा परिसर को खोजता है। प्रांत हमेशा परिसर को खोजता है। प्रांत हमेशा परिसर को खोजता है। ठीक, जोड़ा बना रहता है। क्रमित युग्म, यानी युग्म माने जोड़ा, शादी का जोड़ा जैसे हमारे यहाँ होता है रीति रिवाज में। ठीक, तभी तो शक्तिशाली आदमी बनता है। ठीक, यानी कि तभी इस दुनिया में हर चीज का जोड़ा होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में क्रमित युग्म होता है। तो प्रांत हमेशा परिसर के साथ रहता है। तो ये अकेले प्रांत रहेगा तो मजा नहीं आएगा, तो ये कहेगा मुझे परिसर चाहिए। तो अब इसको परिसर कहाँ से मिलेगा? तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि जिस पर तीर लगता है वही क्या होता है? परिसर होता है। तो ये हमारा क्या है? परिसर है। ये हमारा क्या है? परिसर है। तो अगर तुम कहोगे कि हमें प्रांत की तो जरूरत है ही नहीं, हमने इसको ले करके fx बना दिया, अब इसमें प्रांत भी विद्यमान है, इसमें परिसर भी विद्यमान है। ठीक, दोनों विद्यमान है और दोनों को हमने एक फलन fx में परिभाषित कर दिया। अब हम इस प्रांत को नहीं लेंगे, अब इस प्रांत को हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। अब हम इस प्रांत को हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। तो हमने fx तो पहले ही बना दिया है और अब इस fx फलन को अब बताओ परिसर कौन है? ये है। और प्रांत कौन है? ये है। तो अब इसका संबंध इनसे जोड़ देंगे ना, तो यही हमारा फलन का संयोजन हो जाएगा। यही हमारा फलन का संयोजन हो जाएगा, समझे? और यही हमारा कहलाएगा गॉफ। यही हमारा कहलाएगा गॉफ। ठीक, मतलब अगर तुमने वहां पर gx फलन परिभाषित किया था, मतलब तुमने यहां से ये परिभाषित कर दिया तो यहां पर fx फलन परिभाषित कर दिया तो fx यहां से मिला। ठीक, तो तुमने क्या किया कि अब इनके बीच तुमने एक फलन gx परिभाषित कर दिया। ठीक, तो अब तुमने इनके बीच एक फलन gx परिभाषित कर दिया, परंतु उस फलन में ये जो होगा ये x इसके साथ जुड़ेगा। तो अब इसे gx न कह के इसे हम बोलेंगे गॉफ, इसे हम बोलेंगे फॉग, इसे हम बोलेंगे फॉग। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? फॉग कहलाएगा। यही हमारा फॉग कहलाएगा। वास्तव में ओ का मतलब होता है ऑपरेशन। ओ का मतलब ऑपरेशन, और यहां पर समझना ऑपरेशन का मतलब जोड़ना, या ओ का मतलब संयोजन। ओ का मतलब संयोजन। जी का
एफ से संयोजन, माने एफ जो रहेगा अंदर रहेगा और जी क्या रहेगा बाहर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जी बाहर रहेगा और इसको ब्रैकेट के अंदर और इसके अंदर एफ एक्स को लिख देंगे। ये हमारा, इसको हम फॉग को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। फॉग ऐसे लिखा जाता है, ठीक, फॉग में ऐसा लिखा रहता है, ठीक, समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। अब मैं आपको फॉग फिर से एक बार समझा देता हूँ। मैंने छोटा ले लिया 1 2 3, हमने छोटा सेट लिया ए, मैंने छोटा सेट 3 4 5, मैंने छोटा सेट 4 5 6 ले लिया, ठीक, छोटा सेट है, ये बी सेट है, ठीक। और यहाँ पर मैंने एक सेट ले लिया, मान लो 9 10, लो खाली वो सेट खाली है, ठीक, वो सेट खाली है, तीसरा सेट, ठीक। अब क्या करो कि इनका ए समुच्चय ए और बी का तुम क्या करो संबंध जोड़ लो, लेकिन पहले हमने ऐसे जोड़ा था। अब हम कहेंगे इसको प्रांत बना देते हैं, इसको परिसर बना देते हैं। तो तुम जानते हो मैंने पहले ही सिखाया है कि जिससे तीर निकलता है वो प्रांत होता है तथा जिस पर जाकर मिलता है वो परिसर होता है। तो अब बताओ, ये फलन GX परिभाषित हो गया, ये फलन GX परिभाषित हो गया। अपने मन से कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक, जरूरी नहीं है। वास्तव में फलन को लोगों ने रट्टा मार दिया, कहा कि हम FX और GX से ही लेंगे, तो उन्होंने फॉग और गॉफ दे दिया। कुछ और भी नाम दे सकते हो। वास्तव में मैं एक DGS तुमको एक तरीका देता है कि DGS रटाता नहीं है, DGS लॉजिक देता है कि वास्तव में लॉग जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है, फलनों का संयोजन है, और फलनों के संयोजन से हमने गणना को आसान कर दिया। तो लॉग वास्तव में कोई लघुगणक कोई वह नहीं है, लघुगणक एक फलन है, लॉग एक फंक्शन है, लॉग एक फंक्शन है जो बड़ी बड़ी गणनाओं को छोटे छोटे रूपों में तोड़ देता है, लॉग, ठीक। तो ये फलनों का संयोजन है। गारंटी करता हूं कि लोग रट रट के 20 साल से पढ़ाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, लेकिन DGS यहां पर खड़ा है। ये केवल इसके वजह से जब बोर्ड के सामने चलता है तो 1% की भी गलती नहीं होने की चांस है, लेकिन अगर मैं बैठ गया तो मेरी गलती बहुत होती है। अगर मैं छात्र की तरफ बैठ गया तो मेरी गलती बहुत होती है, लेकिन मैं बोर्ड के सामने आ गया तो मेरे सामने IITN का टीचर क्यों ना हो, डरता नहीं है मैं, ठीक। तो ये कॉन्फिडेंस है अपने पास, हम डरते नहीं है। अगर बोर्ड के सामने आ गए तो हम फाड़ देंगे, कोई भी आ जाए। तो ये है, जाके देख लेना, तुम कहीं भी इसको खोजना। लॉग एक प्रकार से फलनों का संयोजन ही है, ठीक, लॉग एक प्रकार से फलनों का संयोजन ही है, ठीक। लेटेस्ट कुछ करके फंक्शन, 2 फंक्शन उसमें मिलते हैं, तो वो तुमको 12 में नहीं मिलेगा, ये पार जाओगे तुम, तब तुमको पता चलेगा। तो अब GX हमने परिभाषित कर दिया, ठीक। अब बताओ, तुम बताओ प्रांत कौन है इसमें, तो बताओ प्रांत कौन है। तो प्रांत क्या है, जहां से तीर निकलता है, जहां से तीर निकलता है वो प्रांत होता है, ठीक है, ये प्रांत है। और जिस पर जाकर लगता है वो परिसर है। हमने इससे GX फलन परिभाषित कर दिया। अब जो फलन परिभाषित किया उसे तीसरे सेट में हम डाल देंगे, ठीक है, डाल दिया, ठीक। अब हमें जानते हैं कि हमें जिससे परिभाषित किया है जो प्रांत है, ये प्रांत है तो इस परिसर से जुड़ेगा। तो हमें परिसर चाहिए तो हम बस यही ढूंढेंगे कि जिस पर तीर लगता है वो परिसर होता है। तो ये इस पर तीर लग रहा है तो ये परिसर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, प्रांत हमकी जरूरत ही नहीं है। अब ये चीज इससे जुड़ जाएगी, तो बताओ प्रांत परिसर से जुड़ेगा तो ये चीज इससे जुड़ जाएगी, ठीक। तो यहां से हमने क्या परिभाषित कर दिया, यहां से हमने फलन F और हमने इस प्रकार से परिभाषित कर दिया, और इसे हम कहते हैं गॉफ, इसे हम कहते हैं गॉफ। तो हमने गॉफ को परिभाषित कर दिया, ठीक, हमने गॉफ को परिभाषित किया। पहले हमने फॉग को परिभाषित किया, अब हमने गॉफ को परिभाषित कर दिया। अब तुम कहोगे कि जो मैथमेटिशियन है, जो लड़के पढ़ते हैं, वो यहाँ पर शर्त लगाएंगे कि आप एक से, आपने पहले ही कहा कि एक से अधिक तीर नहीं निकलने चाहिए, तो यहाँ से 3 तीर निकल रहे हैं, कैसे संभव है। तो ये मैथमेटिकल लॉजिकल है, क्योंकि वो तीसरे सेट में GX में केवल एक ही प्रांत नहीं विद्यमान है, उसमें कई सारे प्रांत विद्यमान है, ठीक। तो हमने GX एक प्रांतों के युग्म को पूरा हमने GX के रूप में माना है, तो इसमें कई सारे प्रांत विद्यमान है। तो एक जगह से ये तीर नहीं निकल रहा है, कई जगह से तीर निकल रहा है, बस तुमको समझाने के लिए यही दिखाया हूँ, ठीक। तो ये मैंने लॉजिक समझाया, और क्लास 12th में रहते हुए इतना गहरा लॉजिक मैंने पकड़ा है, बिना किताब उठाए, केवल दिमाग से, केवल क्वेश्चन के पैटर्न को देख के इतना गहराई में जा सकता हूँ। अब दावा करता हूँ कि कोई इसको गलत कर दे, अब तो नहीं कर सकता है। तो अब इस घटना में तुमको पता चला कुछ, इस घटना में तुमको कुछ पता चला होगा, ठीक। हमने फलनों के संयोजन को सीख लिया, हमने गॉफ को सीखा, हमने किसको सीखा, हमने गॉफ को सीख लिया, हमने फॉग को सीख लिया, हमने अब अभी जी को जी से जोड़ोगे तो हम गॉग को भी सीख लेंगे, और एफ को एफ से जोड़ लेंगे तो हम फॉफ भी सीख लेंगे। तो ये फलनों के 4 प्रकार से संयोजन है, जहां पर गॉग और फॉफ ये हमें आगे पढ़ना है। ये BSc MSc लेवल में जाएंगे तो थोड़ा ब्रॉड लेवल का है लेवल इसका, तो इसको आगे पढ़ना है। लेकिन ये फॉग और गॉफ दिया है हमारे में, लेकिन NCERT में इसको काट दिया गया है। लोग टीचर समझते हैं कि एकदम जरूरी ही है कि
जरूरी तो उतना नहीं है, मैं बता रहा हूँ बोर्ड के हिसाब से जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हम भी अनुभवी हैं। टीचर जितना पढ़ता है, हम क्लास 12th के हैं, तो हमको पेपर देना है, आपको नहीं देना है। हमको पैटर्न अपने से खुद से बनाना है। हम जानते हैं कि कौन सा सिलेबस कैसे चलाना है। हम भले ही क्लास 12th में हैं, लेकिन हमसे टक्कर आप ले लीजिए, हम पीछे नहीं हट सकते हैं, इतना तो कॉन्फिडेंस है। भगवान माँ सरस्वती का कृपा है। ठीक, तो गॉफ और फॉग हमको ही पढ़ना है, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आते हैं तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब आ जाएंगे समझ में, क्योंकि मैंने समझा दिया। तो फलनों का संयोजन बस समझ लिया। हमने कहा फलनों का संयोजन कैसे होता है। फलनों के संयोजन के लिए हमें 3 सेट की जरूरत होती है। ठीक, 3 सेट में पहले सेट को में कुछ अवयव विद्यमान होंगे, जैसे A B C, और दूसरे सेट में मान लीजिए कोई अवयव विद्यमान है E F G। ठीक, इन अवयव को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन अवयव को जोड़ देंगे, तो इन अवयव को कैसे जोड़ेंगे, फलनों के संयोजन। हम इसमें क्रमित योग का निर्माण कर देंगे, यानी इनमें fx फलन परिभाषित कर देंगे, fx फलन परिभाषित कर देंगे। ठीक, अब जिस पर तीर लग रहा है, देखो जिस पर तीर लग रहा है वो परिसर हो जाएगा, जहां से तीर निकल रहा है वो प्रांत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने fx को बना दिया, अब तीसरे सेट में इस fx को डाल देंगे। ठीक, और यहाँ से पूरा fx को मिटा देंगे, fx को मिटा देंगे। अब हमें प्रांत ये मिल गया और परिसर ये मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फलन परिभाषित कर देंगे। ठीक, तो ये फलन हमने ये परिभाषित किया, तो ये फलन fx है, तो यहाँ पर हमने इसे gx नाम दिया है, लेकिन वास्तव में ये चीज़ gx न बोल के हम बोलेंगे इसे गॉफ, यानी कि इसे इस प्रकार से बोला जाएगा। ठीक, इसे हम गॉफ बोलेंगे। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, फॉग बोलेंगे। जी को एफ से जोड़ा है। ठीक, तो ये फलन का संयोजन फॉग कहलाएगा। अब मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, समझिएगा। ठीक, अब यहाँ से 1 2 ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा ही, 3 4। ठीक, तो अब ये मैंने कहा कि इसको मैं इसको पहले तो हमने किसको बनाया था, प्रांत। इसको बनाया हमने जहाँ से तीर निकलता है, जहाँ से तीर निकलता है, तो याद रखना कि तीर यहाँ से निकला था और इस पर जाके लगा था। ठीक, तो इसको परिसर माना था। अब हम उल्टा तीर निकालेंगे, अब यहाँ से तीर निकल रहा है, यहाँ पर लग रहा है, तो ये परिसर हो जाएगा। ठीक, तो अब मान लीजिए यहाँ से हमने किस फलन को परिभाषित कर दिया, हमने gx फलन को परिभाषित कर दिया। अब इसको तीसरे सेट में gx डाल दिया। ठीक, तीसरे सेट में डाल दिया, तो अब बताओ ये प्रांत है कि नहीं, ये प्रांत है कि नहीं, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो अब बताओ ये प्रांत है कि नहीं, हमने इसको बनाया है, तो याद रखना ये gx है। इसको मत ऐसे लिखना कि यहाँ पर पूरा डाल देना, नहीं, ये अलग रहेगा, ये फंक्शन को पूरा जोड़ा गया है। ठीक, ठीक है ना। अब इसको कर दिया। अब यहाँ से हम कहेंगे कि ये प्रांत के रूप में है और हमें परिसर चाहिए, तो जहाँ पर तीर लग रहा है वो हमारा परिसर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब इसको इससे जोड़ देंगे, अब इसको इससे जोड़ देंगे, तो हमारा ये परिभाषित जो हो जाएगा वो क्या परिभाषित होगा, ये हमारा ये चीज़ हमारी परिभाषित हो जाएगी। ठीक, और इसे हम बोलते हैं गॉफ। ठीक, बस यही है कॉन्सेप्ट। अब यही कॉन्सेप्ट इतना घुमाते हैं लोग कि लड़के फंस जाते हैं। अब आपको बस इतना ही समझ लिए ना, तो आपको व्युत्क्रमणीय फलन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। व्युत्क्रमणीय फलन उतना खतरनाक टॉपिक नहीं है। व्युत्क्रमणीय फलन के लिए आपको पहले प्रतिलोम संबंध को समझना चाहिए। प्रतिलोम संबंध अगर आप समझे हैं, क्लास 11th में बढ़िया से पढ़े हैं, तो प्रतिलोम संबंध को आप अच्छे से समझ सकते हैं। प्रतिलोम संबंध जो होता है, एक प्रकार से बस यही जानो कि कोई संबंध है, तो अगर मैंने बोला कि कोई संबंध आर मैंने परिभाषित कर दिया है, ये तुम कहोगे कि बैक हम तुमको आरेखीय विधि से ही समझाएंगे, ताकि तुमको जो लॉजिक मैंने समझाया है वो समझ में आए। ठीक, ये है। ठीक, 2 4 2 4। ठीक, ये चीज़ है। ठीक, अब यहाँ से मैंने फलन परिभाषित कर दिया है, और मैंने एकैकी फलन परिभाषित किया है। ठीक, तो अभी तुमको fx फलन परिभाषित कर दिया। ठीक, अब मैं कहूँ ये है। ठीक, हमारा फलन परिभाषित हो गया है। अब मैं कहूँ कि बताओ x कौन है, ये है, और बताओ y कौन है, ये है। ठीक, तो अब हम क्रमित युग्म को x, y के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो इन्हें बड़े ब्रैकेट के अंदर में रखो, और r बराबर इतना संबंध इस प्रकार से है। ठीक, तो संबंध a समुच्चय मान लो इसको और b मान लो, तो संबंध a से b में, r संबंध a से b में, ऐसे बोलोगे r इस प्रकार a से b में परिभाषित है। ठीक, जो इस प्रकार है कि x, y के रूप में है। अब इसको पोस्टर रूप नहीं बताऊंगा, गड़बड़ा सकते हो। ठीक, तो बस यही जानो कि अब हम क्या करेंगे, a जहाँ से तीर निकल रहा है उसको ले लो, और जिस पर जाके लग रहा है उसको, तो जहाँ से निकल रहा है उसको ले लो पहले आगे, और जिस पर जाके लग रहा है उसको पीछे ले लो। ठीक, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर जहाँ से निकल रहा है उसको ले लो, और जिस पर जाके लग रहा है उसको ले लो। ठीक, और फिर जहाँ से निकल रहा है उसको ले लो। अब तुम बना लोगे, ये c यहाँ से निकल रहा है, इस पर लग रहा है, तो c और g। ठीक, और यहाँ से d और यहाँ से h। ठीक, तो हमने इस प्रकार से
परिभाषित कर दिया। तो अब बताओ प्रांत कौन है, आगे वाला एक्स वाला हमारा क्या है, प्रांत है। और बताओ परिसर कौन है, पीछे वाला, तो ये हमारा परिसर हो गया। तो पीछे वाला हमारा क्या है, परिसर है, पीछे वाला हमारा क्या है, परिसर है, और आगे वाला हमारा क्या है, प्रांत है। ठीक, अब बस इसी फलन में अगर हमें प्रतिलोम संबंध परिभाषित करना है तो हम बस क्या करेंगे, मैंने आपको प्रतिलोम संबंध न पढ़ा के प्रतिलोम फलन पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं आर नहीं परिभाषित कर रहा हूँ, फलन परिभाषित कर रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक होगा प्रतिलोम फलन। ठीक, तो अब बताओ इसमें तुमको क्या दिखा, प्रांत और परिसर, इसी को खेला है। तुम क्या करो, तुम अगर आर इनवर्स ए से बी में परिभाषित करना चाहते हो तो बस तुम क्या करो कि इस वाले को आगे कर दो, इस वाले को आगे कर दो, और इसको ये कर दो। ठीक, यही तुमको करना है एफ और बी। ठीक, और यही तुमको करना है जी और सी, और यही तुमको करना है एच और डी। अब ये आर इनवर्स परिभाषित हो गया, यानी हम कहेंगे कि हमने फलन एफ परिभाषित किया है, तो ये हमारा फलन एफ इनवर्स परिभाषित हो गया है। ठीक, हमारा व्युत्क्रमणीय फलन परिभाषित हो गया है। बस हमें क्या करना है कि जो प्रांत था उसको परिसर बना लेना है, और जो परिसर था उसको प्रांत बना लेना है। माने तीर अगर यहाँ से ऐसे जा रहा था तो अब हम इसको लेके ऐसे पलट देंगे तो अब ये ऐसे जाने लगेगा। ठीक, तो यानी एफ इनवर्स का एफ इनवर्स एक्स का कैसा बनेगा, तो इसी को अगर मैं बनाना चाहूँ एफ इनवर्स को, तो यहाँ से ऐसे मैं बना सकता हूँ कि ऐसे मानो ई एफ जी एच और यहाँ पर ए बी सी डी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे। तो अब बताओ यही चीज़ पहले किसकी तरह थी, यही चीज़ किसकी तरह थी, अब यही चीज़ हमारी थी किसकी तरह, ये चीज़ हमारी जो थी वो हमारी किसकी तरह है, परिसर की तरह। बस अब यहाँ पर क्या बन गया, ये एक्स की जगह यानी प्रांत बन गया, और ये क्या बन गया, वाई यानी परिसर बन गया। तो प्रांत को परिसर बना दो और परिसर को प्रांत बना दो, तुम्हारा फलन तुम्हारा प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक, परंतु ये कंडीशन तब लागू होती है जब फलन एकैकी हो, जब फलन एकैकी हो। तो दिमाग लगाओ, अगर फलन एकैकी और आच्छादक है तो यानी एक लोग से लगने चाहिए। तो देखो एक लोग से लगेंगे तभी तो फिर से वही लोग उससे लग सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने दोस्त से जाके मिल सकता हूँ, तो मेरा दोस्त मुझसे आके मिल सकता है। ठीक, मैं बोला कि 3-4 दोस्त हैं मेरा एक ही फेवरेट दोस्त है, तो मैं अपने फेवरेट दोस्त से जाके मिल सकता हूँ, तो फेवरेट दोस्त का भी मैं फेवरेट दूंगा तो वो फेवरेट दोस्त मेरे साथ आके मिल सकता है। ठीक, तो यानी एक तीर एक से निकलना चाहिए, यानी फलन एकैकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। अगर फलन एकैकी और आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है, लेकिन अगर कोई फलन एकैकी और आच्छादक नहीं है तो उस फलन का प्रतिलोम नहीं विद्यमान होता है। ठीक, लेकिन अगर जो मास्टरी रखता है, जिसके पास नॉलेज है, वो कहेगा कि करोगे तो मैं जुगाड़ बना दूंगा, और मैं जुगाड़ बना के अभी तुमको समझा सकता हूं, अगले चैप्टर में तुमको समझाऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जुगाड़ लगा के तुमको बताऊंगा कि अगर कोई फलन एकैकी नहीं है, आच्छादक नहीं है, तब भी मैं कर दूंगा, तब भी मैं उसको क्या कर दूंगा, प्रतिलोम फलन के रूप में परिभाषित करूंगा, और उसी को मैं करूंगा साइन और कॉस वाला टर्म में। देखना कैसे। ठीक, और एक ये भी याद रखना कि एक्स अक्ष के समांतर की खींची गई रेखा, अगर तुम एक्स अक्ष के समांतर कोई एक रेखा खींच सकते हो, माने एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा से तुम क्या कर सकते हो, प्रतिलोम फलन को परिभाषित कर सकते हो। अगर कोई ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है तो उसको आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा प्रयास करूंगा कि इसका क्वेश्चन तुमको कराऊं, क्योंकि पहले मैंने लॉजिक बताया है, अब क्वेश्चन धड़ाधड़ मैं करवाऊंगा। और अगर जानना चाहते हो तो मैं जेई लेवल का क्वेश्चन खुद बना सकता हूं, इतना तो गहराई में जा चुका हूं।